हेलो नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। डिस्कस करेंगे 29 सितंबर का फर्स्ट एडिटोरियल। और उससे पहले कुछ आवश्यक सूचना है आपके लिए। जो हमारा कोर्स चल रहा था क्लोज टेस्ट, वो कोर्स अब इस एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल है। जिन्होंने पिछले ऐप पे ये बाई किया था, ओल्ड ऐप पे बाई किया था, वो यहाँ पर अब एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आज से B99 जो एडिटोरियल बैच है वो स्टार्ट होगा। इस बैच में भी एक खास चीज ऐड कर दी है, जो सेकंड वीडियो मिलता है। बेस में क्या होता है, एक तो वीडियो आपको यही मिलता है जो शाम को 5 बजे मिल रहा है, लेकिन इसमें पीडीएफ मिल जाएगा। जो पेड यूजर्स हैं उनको पीडीएफ मिलेगा इसका, और जल्दी एक्सेस कर पाएंगे। ये एडिटोरियल सुबह 9 बजे के करीब अपडेट हो चुका था। जो आपको अभी 5 बजे मिल रहा है, ये सुबह 9 बजे के करीब अपडेट हो चुका है एप्लीकेशन पर, और इसमें आपको पीडीएफ मिलेगा। साथ में दूसरा एडिटोरियल जो मिलता है, जो डिजिटल बोर्ड पर हालांकि नहीं होता है, लेकिन उसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। और सेकंड एडिटोरियल में एक चीज जोड़ी है, 10 क्वेश्चंस। जो भी हमने प्रीवियस एडिटोरियल्स पढ़े हैं वहां से 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वहां पे। उन क्वेश्चंस में क्लोज टेस्ट भी होगा, उन क्वेश्चंस में कॉमन एरर के क्वेश्चंस भी हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स के क्वेश्चंस भी हैं। तो ये बढ़िया प्रैक्टिस आपकी करवा देगा। तो इस बैच को भी आप बाई कर सकते हैं। आज से ये स्टार्ट है B99 बैच। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये प्रैक्टिस बैच नजर आ ही रहा है आपको, कॉमन एरर का। ग्रामर वाला बैच भी है 0 to एडवांस लेवल का, हर एक एग्जाम के लिए। और यहाँ पे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला बैच भी है। अब नेक्स्ट मंथ में एक ई बुक हम लॉन्च कर देंगे। कौन सी? जुलाई, अगस्त और सितंबर। इन 3 मंथ्स में आपने जो भी वर्ड्स हमारे साथ सीखे हैं एडिटोरियल के थ्रू, वो सारे आपको ई बुक के थ्रू भी अवेलेबल होंगे। तो वो आपको जल्द ही उपलब्ध हो जाएगी अक्टूबर में। ठीक है। एक टेलीग्राम चैनल है अपना आशीष क्लासेस के नाम से, उस पर भी जुड़ जाएं आप। वहां पर आपको लाइफ एक्सप्रेस, एक न्यूज़पेपर आपको हर वेंसडे प्रोवाइड करवाया जाता है। इस न्यूज़पेपर में भी एक ऐसा स्टफ है जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये लाइफ एक्सप्रेस न्यूज़पेपर इस एप्लीकेशन पर भी है। यहाँ पर आप जब एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर आएंगे तो वहाँ एक कॉर्नर में, लेफ्ट साइड कॉर्नर में आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल के नाम से एक ऑप्शन। स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो वहाँ लाइफ एक्सप्रेस नाम से एक विकल्प आपको मिल जाएगा। उस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी न्यूज़पेपर्स अब तक मिल चुके हैं वो सारे यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं आज के एडिटोरियल की वर्ड्स वोकैब कौन कौन सी हैं। पोटेंसी, पोटेंसी का पार्ट ऑफ स्पीच है, वो नाउन है। इसका मतलब है एफिकेसी, या फिर इसे कह सकते हैं इन्फ्लुएंस। एफिकेसी या इन्फ्लुएंस, प्रभाव। ठीक है। प्रभाव को कहा जाएगा पोटेंसी। दूसरा शब्द है एलिनेशन। एलिनेशन भी नाउन है, और इसके बारे में तो हमने डिस्कस भी किया है कि जिन वर्ड्स के एंड में TION मिलता है वो सब नाउन होते हैं। तो एलिनेशन नाउन है। एलिनेशन का मतलब है सेपरेशन, भी अपने आप को डिस्कनेक्ट करने का प्रोसेस जो है दूसरों से, वो है। इसके अलावा आप आइसोलेशन कह सकते हो। हिंदी में आप इसे कह सकते हैं अलगाव। ठीक है, अलगाव। तीसरा शब्द है फ्लॉड। फ्लॉड का पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है डिफेक्टिव, या फिर आप इसे कह सकते हैं फॉल्टी। डिफेक्टिव या फॉल्टी। एक वर्ड है बज। बज एक वर्ब के रूप में यूज किया गया है। इसका देखिए, एक तो मतलब हो सकता है यील्ड या सरेंडर, मींस किसी के सामने आत्मसमर्पण कर देना, घुटने टेक देना। या फिर इसका मतलब आप ले सकते हैं चेंज, बदलना। इनसरेक्शन, ये भी नाउन है, क्योंकि देखो यहां भी TION है। इनसरेक्शन का मतलब है रिबीलियन, विद्रोह। या फिर आप इसे कह सकते हैं रिवोल्ट, विद्रोह। एडहेरेंट है, ये नाउन है। एडहेरेंट का मतलब फॉलोवर होता है। एडहेरेंट से मतलब है फॉलोवर, या फिर इसे कह सकते हैं सपोर्टर। ये पार्ट ऑफ स्पीच बताने के पीछे उद्देश्य ये है कि आप पार्ट ऑफ स्पीच जानकर इसका वाक्य में प्रयोग करके भी देख सकते हैं। जब आप सेंटेंस देखेंगे एडिटोरियल में तो इस पार्ट ऑफ स्पीच में मिलेगा। ठीक है ना। तो आपको एक सेंस डेवलप होता है कि कैसे इसको यूज करना चाहिए किसी सेंटेंस में। प्रिविलेज है, वो वर्ब के रूप में दिया गया है। इसका मतलब है फेवर या प्रमोट, किसी चीज को बढ़ावा देना। वैसे प्रिविलेज एक नाउन भी होता है, इसका मतलब विशेषाधिकार होता है, प्रेरोगेटिव इसका सिनोनिम होता है, लेकिन यहां पे ये वर्ब के रूप में है, तो फेवर या प्रमोट के रूप में हमें देखना है इसको।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए आज का एडिटोरियल है टैकलिंग द माओइस्ट। टैकल करना मतलब डील करना, निपटना, माओइस्ट माओवादी, तो माओवादियों को डील करने संबंधी ये आर्टिकल है कि माओवादी, ये वैसे एक माओइस्ट एक पार्टी बना दी गई है। जनरली कोई भी अगर ग्रुप बनता है तो वो अपने तबके के वेलफेयर के लिए बनाया जाता है कि भाई हमारा जो तबका है पिछड़ा हुआ है उसको आगे लेकर आएंगे, इसलिए एक ग्रुप बनता है। लेकिन उसके विपरीत ये वाला जो ग्रुप है ये हिंसात्मक चीज़ों का सहारा लेता है। ये ग्रुप जो है और इसने कभी भी वेलफेयर की नहीं सोची अपने तबके की, इस तरह की बातें हैं। और ये कहा गया है कि अब जो माओवादियों का प्रभाव है वो इतना रह नहीं गया है, काफ़ी ज़्यादा कमी यहाँ पे देखने को आई है। केवल उन्हीं क्षेत्र में माओवादी देखने को मिलेंगे जहाँ अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जहाँ पे अभी भी वेलफेयर स्टेट जिसे नहीं कहा जा सकता, तो ऐसी कंडीशन में ही माओवादी देखने को मिलेंगे। बाकी अब दूर दराज क्षेत्रों में माओवादी है नहीं, काफ़ी हद तक संख्या कम हो गई है इसकी। तो ये पढ़ते हैं विस्तार से। जो भी अंडरलाइंड पार्ट आपको दिख रहा है रेड कलर में, ये सारे के सारे आपके सब्जेक्ट हैं। इसकी वर्ब हम देखेंगे, ग्रामर जो भी होगी वो देखेंगे, और वोकैब को हम डिस्कस कर ही चुके हैं और साथ में डिस्कस करेंगे। बस आपसे एक लाइक और एक शेयर एक्सपेक्ट है, वो जरूर से आप करिएगा और एंड तक देखना, बीच में मत उठना। और कहीं पर भी आपको लगे कि हाँ ये वर्ड या फिर ये कॉन्सेप्ट नया है आपके लिए तो उसको नोट करना है, और जब नेक्स्ट सेशन पे आप आते हैं तो उससे पहले उसको रिवाइज करके आना है। आइए करें स्टार्ट। इन अ मीटिंग विद स्टेट लीडर्स, तो इन अ मीटिंग एक मीटिंग में किसके साथ? स्टेट लीडर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। देखो एंड एक काम करता है, एंड दोनों तरफ चीजों को सेम तरीके से लेता है। तो यहां देख रहे हैं आप लीडर्स आ रहा है, तो यहां रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं। पहली बात तो दोनों ही नाउन है, दूसरी बात दोनों प्लूरल भी हैं, ठीक है। तो इन अ मीटिंग विद स्टेट लीडर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स, एक मीटिंग हुई किसके साथ में? राज्य के नेताओं के साथ और प्रतिनिधियों के साथ। उस मीटिंग में होम मिनिस्टर अमित शाह, ये गृह मंत्री अमित शाह, इसकी वर्ब जो है वो हो गई नोट। इन्होंने नोट किया दैट कंजंक्शन है कि द ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस नाउन है, ज्योग्राफिकल एडजेक्टिव है, द डिटरमिनर है। एल एंडिंग वर्ड्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं, ये सफिक्स देख के पता लग जाता है। तो जो भौगोलिक प्रभाव है किसका? माओवादियों का। हैज, इस प्रभाव ने क्या, ये प्रभाव जो है वो रिड्यूस हो गया है। इन्फ्लुएंस की वर्ब है वो हैज रिड्यूस्ड है। कैसे कम हो गया है? फ्रॉम 96 डिस्ट्रिक्ट्स इन 10 स्टेट्स इन 2010, 2010 में 10 राज्यों के अंदर 96 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे जहां पर माओवादियों का प्रभाव था। अब अगर बात करें तो प्रभाव कितना रह गया है? वो केवल 41 डिस्ट्रिक्ट्स में रह गया है। 10 राज्यों के केवल 41 डिस्ट्रिक्ट्स में ही माओवादी रह गए हैं। समझ में आ गई बात? 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब, तो जितने सब्जेक्ट जितनी वर्ब होती हैं उतने ही सेंटेंस में क्लोज होते हैं। तो यहां पे भी देखें आप कि क्लोज 2 होंगे, ठीक है। तो एक मीटिंग हुई स्टेट लीडर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। उस मीटिंग में होम मिनिस्टर अमित शाह ने नोट किया कि भाई ज्योग्राफिकल जो इन्फ्लुएंस है, भौगोलिक प्रभाव है माओवादियों का, वो प्रभाव जो है रिड्यूस हो गया है। मतलब प्रभाव रिड्यूस ऐसे हुआ कि 10 राज्य, 2010 की अगर बात करें तो उस समय 10 राज्यों के 96 डिस्ट्रिक्ट्स में इनका प्रभाव था, वो अब जाके 41 डिस्ट्रिक्ट्स तक सीमित रह गया है। द कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट सरप्राइजिंग, कॉन्ट्रैक्शन सब्जेक्ट है, कॉन्ट्रैक्शन नाउन है, डिटरमिनर लगा हुआ है, इससे पता लग रहा है। कॉन्ट्रैक्शन की वर्ब है वो इज है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब रिडक्शन है या कम होने की प्रोसेस है, और संकुचन कह सकते हो। तो ये जो संकुचन हुआ है, ये लगातार संख्या कम हो रही है, ये जो चीज़ है वो सरप्राइजिंग नहीं है। यहाँ इज है वो लिंकिंग वर्ब है, नॉट है वो एडवर्ब ऑफ निगेशन है। देखो नॉट और नो में यही डिफरेंस होता है। नो जो होता है वो डिटरमिनर होता है, नॉट जो होता है वो एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है। सरप्राइजिंग यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव होता है। तो ये नाउन हो सकता है, ये प्रोनाउन हो सकता है, ये एडजेक्टिव हो सकता है, हालांकि ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। क्योंकि आईएनजी लगा के तो हम 2 ही चीजें को इमेजिन करते हैं, या तो नाउन या फिर एडजेक्टिव। अब नाउन अगर ये होता तो ये किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता था, है ना। नाउन अगर ये होता तो फिर ये कोई पजेसिव एडजेक्टिव के साथ आ सकता था, लेकिन ऐसा कोई फंक्शन नहीं है तो ये एडजेक्टिव कहा जाएगा। तो ये जो संकुचन हो रहा है वो सरप्राइजिंग नहीं है। आगे देखिए, आर्म्ड स्ट्रगल हैज फाउंड फ्यू टेकर्स। आर्म्ड स्ट्रगल्स मतलब हथियारों का संघर्ष, सशस्त्र जो संघर्ष है वो। हैज फाउंड फ्यू टेकर्स, फ्यू जहां लगा रहे हो या फिर आप जहां लिटिल लगा रहे हो, इसका मतलब पढ़िए नो,
है ना, कि ना के बराबर है, नेगेटिव है। बस फ्यू और लिटिल में डिफरेंस ये है कि फ्यू का प्रयोग हम करते हैं काउंटेबल नाउन से पहले, जबकि लिटिल इज यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। तो आर्म्ड स्ट्रगल की वर्ब है हैज फाउंड, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है फाउंड, जो है फाइंड, फाउंड, फाउंड ऐसे बनेगा। तो आर्म्ड स्ट्रगल जो है हैज फाउंड फ्यू टेकर्स, इसका मतलब यह हुआ कि जो सशस्त्र संघर्ष है, हथियारों के साथ संघर्ष है, उसको एक्सेप्ट करने वाले लोग बहुत कम हैं। फ्यू टेकर्स, टेकर का मतलब यहां पे एक्सेप्ट करने वाले पीपल की बात है ना, कि हथियारों के साथ लड़ने वालों की संख्या जो है आज बहुत कम है। बियॉन्ड, बियॉन्ड प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है के परे, इसका मतलब यहां तक है, उसके परे नहीं है। किसके परे नहीं है? सेलेक्ट पॉकेट्स, पॉकेट्स का मतलब यहां पे जेब नहीं है, पॉकेट्स का मतलब यहां पे एरिया से है, या फिर इसे ग्रुप भी कहा जा सकता है। तो वो जो भी रेफरेंस यहां पे देगा या फिर जो भी इसका मीनिंग निकलेगा वो देख के समझ में आ जाएगा कि कौन से मीनिंग में लेखक ने इसको यूज किया है। तो आर्म्ड स्ट्रगल जो है उसको बहुत ही कम टेकर्स मिले हैं, कहने का मतलब आर्म्ड स्ट्रगल को अपनाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, केवल कुछ जगह पे है। सेलेक्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है, कई बार आपको देख के लगेगा सेलेक्ट एडजेक्टिव नहीं है, सेलेक्टेड करें तो ही काम चले, ऐसा नहीं है, सेलेक्ट एडजेक्टिव है। तो सेलेक्ट पॉकेट्स, पॉकेट्स नाउन है, सेलेक्ट एडजेक्टिव है। तो कुछ गिने चुनी जगह है, कुछ गिने चुने ग्रुप्स हैं, उनके अलावा यहाँ पे आपको आर्म्ड स्ट्रगल देखने के वाले लोग मिलेंगे नहीं। आज हथियारों के साथ लड़ने वाले लोगों की संख्या नहीं है वो, ठीक है। अनटच्ड बाई, और ये जो क्षेत्र हैं वो ऐसे क्षेत्र हैं जो भी अनटच्ड एंड डेवलपमेंट के द्वारा, मतलब वहीं पर हैं ये लोग जो हथियारों से लड़ रहे हैं आज भी, जहां पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जो अनटच्ड है, जहां पर विकास हुआ नहीं है। या फिर लिंकेजेस विद द वेलफेयर स्टेट। देखो वेलफेयर स्टेट क्या होता है, इसको गूगल आप जब करोगे तो वेलफेयर स्टेट का मतलब ये है कि ऐसी जगह जो जहां पर इकोनॉमी के सिक्योरिटी की गारंटी दी जाती है, जहां पे हर व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा की गारंटी मिलती है, वो होता है वेलफेयर स्टेट, ठीक है। लिंकेज का मतलब कनेक्शन से है, लिंक से है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई बहुत ही कम लोग हैं जो आज आर्म्ड स्ट्रगल में हैं, या बहुत कम क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आर्म्ड स्ट्रगल है, केवल गिने चुने कुछ ग्रुप्स या एरियाज हैं, वो क्षेत्र या फिर वो ग्रुप्स हैं जहां पर अभी भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, या फिर जहां पर वेलफेयर स्टेट से के साथ कनेक्शन नहीं है। मतलब ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर भी रोजगार की गारंटी आप दे रहे हो, जहां पे आर्थिक सुरक्षा की गारंटी दे रहे हो, तो ही भले ही वो हथियार उठा रहे हैं, वरना हथियार उठाने वाली नौबत आज नहीं है। एंड फार फ्रॉम कंसोलिडेटिंग, कंसोलिडेट का मतलब होता है स्ट्रेंथन करना, मजबूती देना। कंसोलिडेट मतलब स्ट्रेंथन करना, बट्रेस करना, बट्रेस भी सिनोनिम ले सकते हो इसका। फार फ्रॉम कंसोलिडेटिंग, फ्रॉम दे रखा है प्रेपोजिशन, तो ये देखो आईएनजी आ गया। और कह रहा है कि कंसोलिडेट करने मतलब इट्स प्रेजेंस, इट्स पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन लगता है तो प्रेजेंस नाउन है, ठीक है। और वैसे भी याद रखें कि सफिक्स अगर ENCE या ANCE दे रखा हो तो नाउन होता है, तो ये प्रेजेंस नाउन है वैसे भी। तो कह रहा है कि अपनी प्रेजेंस को कंसोलिडेट करने से बहुत दूर, अपनी जो प्रेजेंस है, अपनी जो उपस्थिति है, जहां पर भी प्रभाव है, उसको मजबूती देनी चाहिए, लेकिन उससे परे अब प्रोस्पेक्ट, एक संभावना, प्रोस्पेक्ट पॉसिबिलिटी होती है, ए डिटर्मिनर है तो ये नाउन है। दैट सीम्ड पॉसिबल, तो वो संभावना जो कि ऐसा लगती थी कि पॉसिबल है, संभव है। फॉलोइंग द मर्जर, किसके बाद? फॉलोइंग का मतलब के बाद, आफ्टर पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। किसके बाद? मर्जर के बाद। मर्जर मतलब विलय, जब मिल गए। मर्जर यहां पे नाउन है, और द क्यों लग रहा है? क्योंकि यहां पे मर्जर किसका है वो आगे दे रखा है, तो डेफिनेट भी है, ठीक है। तो मर्जर किसका हुआ है? टू मेजर नक्सलाइट ग्रुप्स, दो मुख्य जो नक्सली समूह हैं उनका मर्जर हुआ था। किसमें? इसमें हो गया था मर्जर भी। विलय होकर किस में चले गए? ये चले गए प्रोस्क्राइब्ड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है जिसको माओवादी पार्टी कहा जाता है उसमें। और इसके लिए एक एडजेक्टिव यूज किया लेखक ने, प्रोस्क्राइब्ड। प्रोस्क्राइब्ड का मतलब है बैंड, जो प्रतिबंधित है। प्रोस्क्राइब्ड का मतलब है प्रोहिबिटेड, तो प्रोहिबिटेड या बैंड, ये इसका सिनोनिम होगा। बात समझ में आ गई? तो कह रहा है, फिर से समझ लीजिए आप क्या कहना चाह रहा है। ए प्रोस्पेक्ट, ये एक ऐसी संभावना है दैट सीम्ड पॉसिबल, जो कि ऐसा लगती थी कि संभव है। किसके बाद में? दो मुख्य नक्सली ग्रुप हैं, उनके प्रतिबंधित माओवादी पार्टी के अंदर विलय होने के बाद में, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन इज लिमिटेड टू द रिमोट एंड डेंसली फॉरेस्टेड टेरेंस। टेरेंस का मतलब क्षेत्र होता है, एरिया होता है। ये जो संगठन है ना, ये जो माओवादियों का संगठन है,
इज लिमिटेड टू, मतलब ये सीमित है, लिमिटेड के साथ टू लगता है। आप चाहें तो लिमिटेड टू के स्थान पर एक और इसका विकल्प होता है कन्फाइंड टू, ये यूज कर सकते हैं। तो ये सीमित है, कहां तक सीमित है? रिमोट एंड डेंसली फॉरेस्टेड टेरेन्स तक। रिमोट मतलब दूर, डेंसली मतलब घनी आबादी वाला, मतलब घना जंगल का क्षेत्र है। फॉरेस्टेड टेरेन घने जंगल के क्षेत्र तक सीमित है। ऑफ सेंट्रल ईस्ट सेंट्रल इंडिया, और वो क्षेत्र कहां का? मध्य भारत का और पूर्वी मध्य भारत का। ठीक है, एक बार फिर समझेंगे। तो आर्म्ड स्ट्रगल जो है उसको अपनाने वाले लोगों की संख्या ना के बराबर है। केवल कुछ जगह पे है जहां पे डेवलपमेंट नहीं पहुंचा है, जहां पे वेलफेयर स्टेट से लिंक अभी तक नहीं है, वहीं पर ही ऐसे लोग आपको मिलेंगे आर्म्ड स्ट्रगल वाले। और कह रहा है कि इससे दूर, कि भी अपनी प्रेजेंस को कंसोलिडेट करने से दूर, अपनी जो प्रेजेंस है, जो ये माओवादी हैं, इनकी जो प्रेजेंस है, ये अपनी प्रेजेंस को और अधिक प्रगाढ़ करें और अधिक सुदृढ़ करें, मजबूती दें, उससे दूर। अब ये कह रहा है कि ये एक ऐसी संभावना है जो कि पॉसिबल लग रही थी। कौन सी संभावना? स्ट्रेंथन करने की संभावना, कि अपने ग्रुप को और मजबूती दे सकते थे। कब लग रहा था ऐसा? जब दो मुख्य नक्सलवादी ग्रुप हैं, वो एक प्रतिबंधित जो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, माओवादी पार्टी है, उसमें इसका विलय हुआ तो लगा था कि ये अपनी प्रेजेंस को और अधिक स्ट्रेंथन करेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो यहां से यहां तक की बात को अगर छोड़ दें, ये तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इसने दे दिया, फिर से यहीं पर लौटाएं, तो इस चीज से दूर कि अपनी प्रेजेंस को वो कंसोलिडेट कर नहीं रहे हैं, ये जो संगठन है, माओवादी संगठन है, अब ये केवल और केवल सीमित है कहां तक? कि दूर दराज के जो घनी वन क्षेत्र हैं वहीं पर हैं, और वो क्षेत्र कहां के हैं? मध्य भारत के या पूर्वी मध्य भारत के। ठीक है, आगे देखिए। रेदर देन मोबिलाइजिंग डिसकंटेंट, डिसकंटेंट का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग अनहैप्पी, मतलब असंतोष की स्थिति। ठीक है, डिससेटिस्फैक्शन की स्थिति। रेदर के साथ देन लगता है, तो रेदर देन का मतलब के बजाय, किसकी बजाय? मोबिलाइज। मोबिलाइज का मतलब ऑर्गेनाइज करना, प्लान करना। ठीक है, तो डिसकंटेंट जो है, असंतुष्टि जो है, असंतोष जो है विद द इंडियन स्टेट। देखो होता क्या है, अभी लेखक बता रहा है कि भाई करना तो इनको ये चाहिए था, लेकिन कर कुछ और काम रहे हैं ये। तो इसकी बजाय, किसकी बजाय? मोबिलाइज करने की बजाय डिसकंटेंट को विद द इंडियन स्टेट, कि भारत का कोई भारतीय, ये राज्य मत करिए, इंडियन स्टेट मतलब इंडियन गवर्नमेंट, इस इंडियन स्टेट का मतलब है इंडियन गवर्नमेंट। तो भारत सरकार के साथ असंतोष जो है उसको ऑर्गेनाइज करने की बजाय, ठीक है, मतलब असंतोष है किसी भारत सरकार के खिलाफ, उस चीज को लेकर इनकी कुछ मांगे हैं वो पूरी करवाते, अपने जो तबका है उसका अपलिफ्टमेंट करवाते, अपने तबके की गरीबी को हटाने के काम करते, वहां पे रोजगार के साधन यहाँ पे उपलब्ध करवाते। इन चीजों की बजाय कर कुछ और रहे हैं ये। तो इसकी बजाय कि वो डिसकंटेंट जो हैं भारत सरकार के साथ, उसको तो ये ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे, कि असंतोष का सहारा लेकर जो रोष है, वो जो रोष आपको ऊर्जा दे रहा है, जो आपके मन में गुस्सा पल रहा है, उस गुस्से से जो आपको एक एनर्जी मिल रही है, उस चीज को यूज करने की बजाय कैसे? बाय प्रोजेक्टिंग इट्स वीकनेसेस एंड इंश्योरिंग इंक्लूजन एंड वेलफेयर। प्रोजेक्टिंग, प्रोजेक्ट का मतलब दर्शाना, बाई लग रहा है तो आईएनजी लग गया, प्रेपोजिशन अपने बाद में आईएनजी लेता है, ये आप रट सकते हो, आप ये समझ सकते हो, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद में चाहिए होता है एक ऑब्जेक्ट। और जब किसी क्रिया को आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं देन वी हैव गॉट ओनली वन ऑप्शन, और वो ऑप्शन ये होता है कि आप उसको नाउन बना दीजिए। तो नाउन बनाने का तरीका ये है कि आईएनजी लगाइए, और तो कुछ कर ही नहीं सकते आप इसको। तो कह रहा है कि भाई डिसकंटेंट जो है भारत सरकार के साथ, उसको मोबिलाइज करने के बजाय, और मोबिलाइज कर कैसे सकते थे? कि भाई इसकी वीकनेस दिखाते, कमजोरियां दिखाते, एंड इंश्योरिंग, इंश्योरिंग चूंकि एंड के पहले आपने देखा प्रोजेक्टिंग था, तो इस प्रकार से एंड के बाद में भी दोनों चीजें सेम आती है। पैरेललिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये यहां अप्लाई होता है। और इंश्योरिंग इंक्लूजन, इंक्लूजन का मतलब समावेशन, कि सभी को साथ में लेकर चलेंगे, सभी को शामिल करेंगे, किसी को बाहर नहीं छोड़ेंगे इस चीज से, है ना। तो सुनिश्चित, मतलब इंक्लूजन सुनिश्चित करने की बजाय, वेलफेयर सुनिश्चित करने की बजाय, समझ में आ रही है बात भाई? एक तो अपनी जो वीकनेसेस हैं उनको प्रोजेक्ट करके भारत सरकार के साथ जो असंतोष इनका पल रहा है, जो भी इनकी असंतुष्टियां हैं सरकार के साथ, उसको मोबिलाइज करने की बजाय, और साथ में समावेशन और वेलफेयर को इंश्योर कर सकते थे, ये अपने लोगों को साथ लेकर चल सकते थे, अपने लोगों को कल्याण के कार्य कर सकते थे। ऐसा करने की बजाय इन्होंने क्या किया? द माओइस्ट हैड प्रिविलेज्ड, प्रिविलेज का मतलब मैंने बताया फेवर करना, और प्रिविलेज का मतलब मैंने बताया क्या? फेवर करने के अलावा इसे आप क्या कह सकते हैं? फेवर करने के अलावा आप इसे कह सकते हैं सपोर्ट करना, बढ़ावा देना, ठीक है, प्रमोट करना कह सकते हो।
बढ़ावा देना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बढ़ावा दिया किसको, आर्म्ड स्ट्रगल को, सशस्त्र संघर्ष को। इनवाइटेड स्टेट रिप्रेशन, इन्होंने दूसरा काम क्या किया, इनवाइट किया स्टेट रिप्रेशन को। रिप्रेशन का मतलब क्या हो गया, सप्रेशन, दमन। भाई इन्होंने सशस्त्र संघर्ष को बढ़ावा दिया। अब जब आप हथियार उठाओगे तो उससे क्या होगा, सरकार आपको दबाएगी, सरकार भी कुछ ना कुछ काउंटर अटैक करेगी। तो इस प्रकार से इन्होंने स्टेट रिप्रेशन को इनवाइट किया कि सरकार इनको दबाना शुरू कर दिया। एंड सॉट टू यूज दिस टू रिक्रूट एडहेरेंट्स, और इन्होंने, सॉट जो है इसकी भी वर्ब यही है, इन्होंने क्या चाहा, सीक की सेकंड और थर्ड फॉर्म सॉट होती है ना, तो इन्होंने क्या चाहा। अब चूंकि यहां एंड से पहले आपने देखा कि हैव के साथ प्रिविलेज्ड है, तो मैं ये कहूंगा कि इसके अंदर भी हैव तो है लेकिन दिख नहीं रहा आपको, क्योंकि एंड से पहले अगर हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ चुकी तो मैंने अभी बताया था कि एंड के दोनों तरफ चीजें सेम होती हैं, तो यहां भी हैव सॉट होना चाहिए। लेकिन रिपीट करने से मतलब नहीं है, जब सब्जेक्ट आपका एक ही है तो इसको भी हैव सॉट पढ़ा जाए। तो हैव सॉट टू यूज, और इन्होंने क्या चाहा, टू यूज दिस, कि वो इसका प्रयोग करेंगे, किस चीज का, कि भी सरकार दबा रही है, सरकार हम पर हमला कर रही है, तो इस चीज का उपयोग करेंगे किस लिए, टू रिक्रूट एडहेरेंट्स। एडहेरेंट्स का मतलब सपोर्टर्स होता है, कि समर्थक, फॉलोअर्स इकट्ठा करने के लिए, इनको रिक्रूट करने के लिए, इनको तैनात करने के लिए। रिक्रूट का मतलब भर्ती करना होता है ना, नौकरी देना होता है, तो ये इस प्रकार से फॉलोअर्स इकट्ठा करने की इन्होंने सोची। यहां तक की बात अगर फिर से करें तो इन्होंने क्या नहीं किया, इनको करना क्या चाहिए था, करना तो ये चाहिए था कि इनको एक तो अपने लोगों के बीच में सुनिश्चित करना चाहिए था इंक्लूजन, कि वो सभी को साथ लेकर चलेंगे। इनको वेलफेयर जो है वो इंश्योर करना चाहिए था। इनको भारत सरकार के साथ जो भी इनके असंतोष हैं उस चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना चाहिए था। कैसे करना चाहिए था, अपनी कमजोरियों को उजागर करके। इन्होंने ऐसा नहीं किया। किया क्या, इन्होंने बढ़ावा दिया आर्म्ड स्ट्रगल को, बढ़ावा दिया आर्म्ड स्ट्रगल को, हथियार उठा लिए। तो इससे क्या हुआ, सरकार ने इनका दमन करना शुरू किया। ठीक है, और इन्होंने इस चीज का सहारा किस चीज में लिया, इन्होंने ये चाहा फिर ऐसा इसको यूज करें, जो सरकार यहां पे दबा रही है। तो चूंकि सरकार दबा रही तो अपने लोगों के पीछे भाषण दे दे कि देखो सरकार हमारी दुश्मन है, तो इस प्रकार से इन्होंने फॉलोअर्स इकट्ठा करने शुरू कर दिए, सपोर्टर्स इकट्ठा करने शुरू कर दिए। सच अ स्ट्रेटजी, तो ऐसी जो रणनीति है, सच जो है इसके बाद में जब नाउन लगाते हैं आप, सिंगुलर नाउन लगाते हैं तो ए और एन लग जाता है, अगर प्लूरल नाउन लगाते हैं तो फिर कोई बात नहीं, प्लूरल लगाइए आप। तो सच अ स्ट्रेटजी, ऐसी रणनीति जो है, हैज लेड। अब चूंकि अ स्ट्रेटजी सब्जेक्ट हो गया तो हैज लेड इसकी वर्ब हो गई। लेड जो है वो लीड की थर्ड फॉर्म है, लीड, लेड, लेड। हैज है इसलिए मैं इसको थर्ड फॉर्म कह रहा हूं। लेड टू जो है इसका मतलब है रिजल्ट इन, चाहे आप लीड टू लिख दीजिए या फिर आप इसे लिख दीजिए रिजल्ट इन, बात बराबर ही है। तो लीड टू बराबर रिजल्ट इन, बोथ आर सेम। ठीक है, इसका मतलब है परिणाम निकलना, इस प्रकार से रिजल्ट निकलना। तो ऐसी जो स्ट्रेटजी है उसका परिणाम क्या निकला, उसका परिणाम ये निकला कि कुछ जो भारत के सबसे गरीब लोग हैं, सम ऑफ इंडियाज पुअरेस्ट पीपल, द ट्राइबल्स इन छत्तीसगढ़ एंड झारखंड इन पर्टिकुलर। तो कह रहे बात किसकी कर रहे हैं, ट्राइबल्स की। ट्राइबल्स मतलब आदिवासी लोगों की, जनजातीय लोगों की। कहां पर, छत्तीसगढ़ में, और विशेष करके झारखंड में। इन पर्टिकुलर का मतलब विशेष करके। बीइंग कोट अप, तो परिणाम ये निकला कि ये लोग जो हैं वो एंडलेस वायलेंस में मतलब कोटअप का मतलब हो गया फंस गए। तो ये ऐसी हिंसा के अंदर आ गए जो एंडलेस है। एंडलेस एडजेक्टिव होगा, जहां पर भी लेस होगा वो एडजेक्टिव होते हैं। लेस का उल्टा फुल होता है, जिसके एंड में फुल होगा वो भी एडजेक्टिव। कुछ अपवाद होते हैं जैसे स्पूनफुल है या फिर माउथफुल है, ये सब अपवाद हैं। अदरवाइज फुल एंडिंग वर्ड्स जो है एडजेक्टिव होते हैं, लेस एंडिंग वर्ड्स भी एडजेक्टिव होते हैं। तो वायलेंस यहाँ पे नाउन है, एंडलेस यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो ऐसी कोई स्ट्रेटेजी जो है, तो ऐसी स्ट्रेटेजी जो है, इससे इस स्ट्रेटेजी ने, जो इन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई कि सरकार के खिलाफ ऐसे इन्होंने हथियार उठा लिए, सरकार ने इनको दबाया, इस चीज़ का इन्होंने यूज़ करना चाहा कि भी इन्होंने अपने पास कुछ भर्तियां कर ली, ऐसे लोगों की फॉलोअर सपोर्टर्स इकट्ठे कर लिए। तो ऐसी स्ट्रेटेजी से हुआ ये कि भारत के कुछ जो सबसे गरीब लोग हैं, जिनकी बात कर रहे हैं, वो लोग ये हैं, ये लोग हैं कि जो छत्तीसगढ़ के अंदर ट्राइबल्स हैं वो, और विशेष करके झारखंड के ट्राइबल्स हैं वो, ये लोग अंतहीन हिंसा में फंस गए। एंड ऑल्सो कोज्ड सीवियर लॉसेज, और इससे ये भी हुआ, क्या हुआ, सीवियर लॉसेज हुए। सीवियर मतलब बहुत ज्यादा गंभीर, सीरियस, लॉसेज मतलब नुकसान। नुकसान हुआ किसको, टू द माओइस्ट, माओवादियों को, एज वेल एज,
और माओवादियों के साथ साथ नुकसान इनको भी हुआ, एज वेल एज का जितना नुकसान इनको हुआ उतना नुकसान इनको भी हुआ। किसको हुआ? एंटी इंसर्जेंट सिक्योरिटी फोर्सेज। सिक्योरिटी फोर्सेज सुरक्षा बल होते हैं। एंटी इंसर्जेंट, इंसर्जेंट का मतलब होता है बागी, जो विद्रोही हैं। तो जो एंटी इंसर्जेंट का मतलब जो विद्रोहियों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज लगाई गई थी उनको भी नुकसान हुआ। तो इन चीजों से नुकसान, ये स्ट्रेटेजी से नुकसान ये भी हुआ। ठीक है, तो इस स्ट्रेटेजी से खुद का भी नुकसान हुआ, इनके लोग ही हिंसा में फंस गए और अंतहीन हिंसा में फंस गए, साथ में नुकसान यहाँ पे एंटी इंसर्जेंट जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उनको भी नुकसान हुआ। ठीक है, आगे आ जाइए। दिस इज फॉलोड द प्रेडिक्टेबल पाथ। अब इसने अनुसरण किया। प्रेडिक्टेबल पाथ का मतलब, प्रेडिक्टेबल का मतलब हो गया जिसकी भविष्यवाणी कर सकते हो, जो आपने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही। ठीक है, जो आपने सोच रखा था वैसा ही। प्रेडिक्टेबल एडजेक्टिव है। जिन वर्ड्स के एंड में सफिक्स एबल मिलता है वो भी एडजेक्टिव होते हैं, जैसे कमेंडेबल हो। ठीक है, ऐसे ही ये प्रेडिक्टेबल आपको दे रखा है, तो ये एडजेक्टिव है। पाथ जो है वो नाउन है। तो इस चीज ने अनुसरण किया एक ऐसे रास्ते का, जो रास्ता कैसा था? प्रेडिक्टेबल था। मीन्स जो रास्ता कैसा था? जो आपने सोचा, एक्सपेक्ट किया वैसा था। और मोस्ट माओइस्ट इंसरेक्शंस, अब ये जो इंसरेक्शंस हैं ये विद्रोह को बोलेंगे। दैट रिटेन्ड आर्म्ड स्ट्रगल, तो कह रहे हैं दिस हैज फॉलोड द प्रेडिक्टेबल पाथ ऑफ मोस्ट माओइस्ट इंसरेक्शंस दैट रिटेन्ड आर्म स्ट्रगल टू अचीव देयर एम्स इन द फिलीपींस एंड पेरू। तो कह रहा है कि इसने अनुसरण किया प्रेडिक्टेबल पाथ का, मतलब उस रास्ते का अनुसरण किया, उस रास्ते पर चल निकला ये विद्रोह जैसा कि लग रहा था। हुआ क्या देखो, मोस्ट माओइस्ट इंसरेक्शंस दैट रिटेन्ड आर्म स्ट्रगल्स, कि अधिकांश जो माओइस्ट इंसरेक्शंस हैं, जो माओवादी विद्रोह हैं या जो माओवादी विद्रोही हैं, दैट रिटेन्ड, रिटेन का मतलब बनाए रखना होता है, मेंटेन करना होता है, किसी भी चीज के साथ कंटिन्यू करना होता है। अब दैट आ रहा है वो इंसरेक्शंस के लिए आ रहा है, तो इंसरेक्शंस की वर्ब फिर रिटेन्ड हो जाएगी, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया दैट यहाँ पे। आर्म्ड स्ट्रगल, सशस्त्र संघर्ष हो गया। टू अचीव देयर एम्स का मतलब हो गया अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना। तो इस चीज ने फॉलो किया प्रेडिक्टेबल पाथ ऑफ मोस्ट माओइस्ट इंसरेक्शंस दैट रिटेन्ड। तो इस चीज ने, ये हो गया इसकी वर्ब हैज के साथ थर्ड फॉर्म। प्रेडिक्टेबल पाथ जो हो गया वो इसका हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो प्रेडिक्टेबल पाथ का फॉलो किया। ये पाथ किसका था? मोस्ट माओइस्ट इंसरेक्शंस का। ठीक है, अधिकांश रूप से क्या देखा गया? माओवादी विद्रोह देखा गया। दैट रिटेन्ड, जिसने, जो विद्रोह, मतलब जो माओवादी, जो ये विद्रोही थे, ये जो रिबिलियन थे, ये जो रिवोल्ट करने वाले लोग थे, इन्होंने क्या किया? आर्म्ड स्ट्रगल को कंटिन्यू किया। किस लिए? अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए। ठीक है, ये इंसरेक्शंस के लिए दे रहा है। तो इन्होंने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए हथियारों के साथ संघर्ष जारी रखा। कहां पर? कहां की बात कर रहे हैं? फिलीपींस और पेरू के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए फिलीपींस और पेरू में भी ऐसा देखने को मिला। लीविंग बिहाइंड डेथ, और फिर ये देखो जब संघर्ष, हथियारों का संघर्ष होगा तो उसके पीछे क्या छोड़कर जाएगा? लिविंग यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ऐसा छोड़ते हुए, बिहाइंड पीछे, डेथ मृत्यु, वायलेंस हिंसा, रेदर देन मतलब इसकी बजाय, इनेबलिंग जेन्युइन अपलिफ्ट ऑफ द पुअर, इनेबलिंग समर्थ बनाना, जेन्युइन वास्तविक, अपलिफ्ट डेवलपमेंट या विकास, ऑफ द पुअर गरीबों का। पुअर नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है, फिर भी द लग रखा है, तो ये द पुअर जो है वो पूरे गरीबों की जो क्लास है, गरीबों की जो कैटेगरी है, उसको डिनोट करने के लिए द प्लस एडजेक्टिव हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है लिविंग बिहाइंड फिलीपींस और पेरू में इन्होंने ऐसा किया उदाहरण के लिए, और चूंकि ये इन्होंने सशस्त्र संघर्ष किया था, आर्म्ड स्ट्रगल किया था, तो अपने पीछे छोड़ गए, ये बहुत सारे लोग मर गए, हिंसा इससे बढ़ी। इसकी बजाय इन्होंने जो गरीब तबका है उसका जेन्युइन अपलिफ्ट नहीं किया, उसको वास्तविक रूप से उसका विकास करना चाहिए था, उसको तो इनेबल नहीं किया, बल्कि इसका रिजल्ट जो है कुछ नेगेटिव निकल कर आया। डेस्पाइट दीज, डेस्पाइट प्रेपोजिशन है, डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, जरूर से ध्यान रखिए, काफी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो डेस्पाइट दीज, इन सब चीजों के बावजूद, ठीक है, द माओइस्ट हैव नॉट बज्ड, बज का मतलब सरेंडर करना बताया था, चेंज करना बताया था, है ना, यील्ड करना बताया था। इन सब चीजों के बावजूद भी माओवादियों ने हैव नॉट बज्ड फ्रॉम देयर फ्लॉड अंडरस्टैंडिंग, फ्लॉड का मतलब त्रुटिपूर्ण, डिफेक्टिव बताया था, फॉल्टी बताया था, एडजेक्टिव है, अंडरस्टैंडिंग नाउन है।
देयर आ रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव है, माओवादियों के लिए आ रहा है। बज्ड फ्रॉम, चूंकि बदले नहीं, किस चीज से नहीं बदल कर आए, किस चीज से इन्होंने शिफ्ट नहीं किया, शिफ्ट भी कह सकते हो बज को। तो इन सब चीजों के बावजूद भी माओवादी जो लोग हैं उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया। किससे? उनकी जो समझ थी, समझ कैसी है? त्रुटिपूर्ण समझ है, गलत समझ है, उस चीज से बदलाव नहीं किया। और समझ किसकी है? ऑफ द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। भारत सरकार का जो रवैया है, भारत सरकार का जो नेचर है, वो वास्तव में वो समझ नहीं पाए और इस समझ को इन्होंने बदला भी नहीं। एंड डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र जो है उसकी इनको समझ नहीं है, उसके नेचर को ये समझ नहीं पाए। इनकी जो भी सोच समझ है वो फ्लॉड है, वो त्रुटिपूर्ण है। अनविलिंग टू एक्सेप्ट, ये अनिच्छुक हैं एक्सेप्ट करने के, दैट द पुअर पीपल, के जो गरीब लोग हैं। अब की बार पीपल नाउन है, पुअर एडजेक्टिव है, ठीक है। whom they claim to represent, ये whom आ रहा है उन लोगों के लिए, ऑब्जेक्ट है इस, चूंकि दे यहां पे सब्जेक्ट है, क्लेम इसकी वर्ब है, तो whom they claim to represent, तो दे आ रहा है माओवादियों के लिए, जिनके लिए इन माओवादियों का दावा है कि ये रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट किसको करते हैं? इन गरीब लोगों को, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई अनविलिंग है एक्सेप्ट करने के लिए कि जिन गरीब लोगों का प्रतिनिधित्व ये करते हैं, सीक ग्रेटर एंगेजमेंट विद द इलेक्टोरल एंड वेलफेयर सिस्टम, नीचे सिस्टम दे रखा है केवल वर्ड एक, तो कह रहा है कि ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं वो चाहते हैं, सीक का मतलब चाहना होता है, कोशिश करना होता है, डिमांड करनी होती है, कि वो चाहते हैं कि उनका एंगेजमेंट बढ़े। एंगेजमेंट का मतलब है कि साथ मिलकर काम करें, किसके साथ में? इलेक्टोरल मतलब चुनाव से संबंधित, वेलफेयर सिस्टम का मतलब जो भी सरकार की स्कीम्स वगैरह होती हैं उनका उनको लाभ मिले। चुनावी जो सिस्टम है, एक मुख्य धारा में आने की इनकी चाहत है, लेकिन ये लोग स्वीकार नहीं करते इन लोगों की। तो डिस्पाइट दीज, इन सब चीज़ों के बावजूद भी माओवादी लोग जो हैं उन्होंने अपनी जो फ्लॉड अंडरस्टैंडिंग है उसको बदला नहीं है। और फ्लॉड अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ की है? कि जो डेमोक्रेसी है, भारत का लोकतंत्र है, भारत के जो भारतीय स्टेट जो है, इंडियन जो गवर्नमेंट है, उसका नेचर ये समझ नहीं पा रहे हैं। ये अभी भी अनिच्छुक हैं ये बात स्वीकार करने के लिए कि वो गरीब लोग जिनका प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं, वो गरीब लोगों की चाहत ये है कि वो वेलफेयर सिस्टम, इलेक्टोरल जो सिस्टम है भारत का, उसके साथ वो एंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं, अपने भागीदारी निभाना चाहते हैं, लेकिन ये लोग करने देते नहीं है ऐसा। द माओइस्ट इंसर्जेंसी, ये हो गया माओवादी विद्रोह। स्टिल हैज पोटेंसी, तो माओवादी विद्रोह का स्टिल का मतलब होता है इवन नाउ, ये एक क्या है? ये एडवर्ब है, इवन नाउ, इवन नाउ। तो माओवादी विद्रोह का अभी भी है क्या? पोटेंसी। पोटेंसी का मतलब बताया था, एफिकेसी कह सकते हो, इन्फ्लुएंस कह सकते हो, अभी भी प्रभाव है। कहां पर? इन साउथ बस्तर, इन छत्तीसगढ़, जो दक्षिणी बस्तर है छत्तीसगढ़ में, वहां पर अभी भी इनका प्रभाव है। द आंध्रा ओडिशा बॉर्डर, कहां पर? आंध्र ओडिशा बॉर्डर जो है वहां पर प्रभाव है। और कुछ जिले हैं झारखंड में, वहां भी इनका अभी भी प्रभाव है। दीज स्टेट मस्ट फोकस, ये जो राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हो गए? छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और झारखंड। ये जो राज्य हैं इनको क्या करना चाहिए? मस्ट दे दिया, इसका मतलब जरूरी है, ऑब्लिगेटरी है, कंपलसरी है इनके लिए कि ये ध्यान केंद्रित करें। फोकस के साथ में ऑन लगता है, ध्यान केंद्रित किस पे करें? एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब विस्तृत, वेलफेयर का मतलब कल्याण की बात कर रहे हैं, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, आधारभूत ढांचों का विकास, है ना। तो इन स्टेट्स को फोकस करना चाहिए भी। कहाँ? जब ये इनकी तादाद कम करने का तरीका एक ही है कि इनको सुविधा दीजिए, इनको वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए, वहाँ पे विकास कीजिए, वहाँ पे फिर ऐसे लोग नहीं रहेंगे। तो दीज स्टेट्स मस्ट फोकस्ड, तो ये जो राज्य हैं इनको जरूर से फोकस करना चाहिए। एक्सपेंसिव मतलब बड़े स्तर पे, वेलफेयर पर फोकस करना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पर फोकस करना चाहिए। जो आधारभूत ढांचे हैं, पानी है, बिजली है, सड़कें हैं, इन सब की बात मतलब काम करना चाहिए। इवन एज, इवन एज एक ऐसी फ्रेज है जिसका मतलब होता है वाइल, जब दो काम साथ में होते हैं तो वहां पे इवन एज लगता है। तो किसके साथ साथ? तो एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो कोशिश कर रही हैं या कोशिश करें माओवादियों को कमजोर करने की, तो इनके साथ साथ यहां पे इन राज्यों को इन पर भी फोकस करना चाहिए, ठीक है। फ्रीक्वेंट स्कर्मिशेस, स्कर्मिश का मतलब फाइट होता है, क्वेरल होता है, झगड़ा होता है। फ्रीक्वेंट का मतलब बार बार में, फ्रीक्वेंट एडजेक्टिव है। तो जो फ्रीक्वेंट स्कर्मिशेस है, बार बार में होने वाले लड़ाई झगड़े हैं, एंड अटैक्स और जो हमले हैं, हैव नॉट ओनली अफेक्टेड, तो इन हमलों ने
इन लड़ाई झगड़ों ने ना केवल प्रभावित किया है सिक्योरिटी फोर्सेस को, अफेक्ट जो होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो अफेक्ट का ऑब्जेक्ट यहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस आपको दे रखा है। तो जब इसका ऑब्जेक्ट दे रखा है तो याद रखिएगा कि जब किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट साथ में हो तो फिर प्रेपोजिशन नहीं लगता है, क्योंकि प्रेपोजिशन अगर आप लगा दोगे तो उसका भी आपको ऑब्जेक्ट चाहिएगा, जबकि फिर उसका ऑब्जेक्ट लाओगे कहां से, क्योंकि वो तो है ही नहीं। इसलिए अफेक्ट के साथ में कई बार हम ऑन देखते हैं तो हम लोग रट लेते हैं कि अफेक्ट के साथ में ऑन नहीं आएगा, कारण इसका ये है। तो जो फ्रीक्वेंट स्कर्मिशेस और अटैक्स हैं, बार बार में जो झगड़े हो रहे हैं या हमले हो रहे हैं, उन झगड़ों ने, उन हमलों ने ना केवल सिक्योरिटी फोर्सेस को प्रभावित किया है, बट ऑल्सो, नॉट ओनली के साथ में क्या लगाते हैं, बट ऑल्सो लगाते हैं, बल्कि इसने लेफ्ट मैनी ट्राइबल सिविलियंस कॉट इन द क्रॉस फायर, बल्कि इन्होंने लेफ्ट, लीव की सेकेंड फॉर्म है, बल्कि इन्होंने छोड़ा, थर्ड फॉर्म ही मानो इसको, क्योंकि हैव के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ भी चूंकि सब्जेक्ट तो वही है इसलिए इसमें हैव नहीं है, लेकिन हैव यहाँ पे पढ़ा जाए, समझा जाए। हैव लेफ्ट मैनी ट्राइबल सिविलियंस, जो अनेकों जनजातीय नागरिक हैं, जो आदिवासी नागरिक हैं, उनको छोड़ दिया है किस चीज में, फंसने की हालत में, इन द क्रॉस फायर। क्रॉस फायर का मतलब आपसी लड़ाई है ना, इधर से भी फायर, इधर से भी फायर, तो क्रॉस फायर आपसी लड़ाई। तो जो बार बार में होने वाले झगड़े हैं और अटैक्स हैं, उन्होंने ना केवल सिक्योरिटी फोर्सेस को प्रभावित किया है, बल्कि जो ट्राइबल सिविलियंस हैं बहुत सारे, उनको भी इस क्रॉस फायर के अंदर फंसने की हालत में छोड़ दिया है। ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो लगेगा, ध्यान रखें। मैनी के साथ में नाउन है, प्लूरल आएगी, क्योंकि काउंटेबल नाउन के लिए आता तो सिविलियंस यहाँ पे प्लूरल नाउन है, और फ्रीक्वेंट स्कर्मिशेस एंड अटैक सब्जेक्ट था इसका, इसलिए हैव अफेक्टेड इसकी वर्ब है। आगे देखिए, अ प्योरली सिक्योरिटी ड्रिवन अप्रोच, प्योरली शुद्ध रूप से, सिक्योरिटी ड्रिवन, सिक्योरिटी सुरक्षा, ड्रिवन प्रेरित, अप्रोच बताइए आपको तरीका, तो एक अप्रोच जो कि पूरी तरीके से सुरक्षा से प्रेरित है। फ्रॉट विद का मतलब होता है फिल्ड विद, भरा हुआ होना, किसके साथ, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, मानव अधिकारों के उल्लंघन के साथ। तो सिक्योरिटी ड्रिवन अप्रोच मतलब पूरी तरीके से आप सिक्योरिटी फोर्सेस पे ही आधारित हो जाओ, पूरी तरीके से बस आपने एक ही ठान ली हो कि इनसे लड़कर ही जीत सकते हैं, ये जो अप्रोच है जिसके अंदर मानव अधिकारों का उल्लंघन लगातार होता रहेगा, तो ये जो अप्रोच है हैज ओनली एडेड टू, इसने केवल और केवल एक चीज जोड़ी है, ऐड करी है, वो चीज क्या है, द एलिनेशन अमंग द पुअर इन दीज एरियाज, की इन क्षेत्रों में जो गरीब लोग हैं उनमें एक भावना विकसित हुई है, और भावना क्या है, एलिनेशन की फीलिंग। एलिनेशन का मतलब सेपरेशन होता है, आइसोलेशन होता है, अलगाव होता है। ठीक है, तो ये अप्रोच सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब हैज है, ओनली यहां पे एडवर्ब है, हैज एडेड इसकी वर्ब है, एड के साथ टू लगा दिया क्योंकि ये जोड़ रहा है किसी चीज में। ठीक है, द माओइस्ट मस्ट बी कंपेल्ड, कंपेल का मतलब होता है फोर्स्ड, मजबूर कर दिया जाना, और ये पैसिव वॉइस का वाक्य भी है क्योंकि यहाँ पे मस्ट बी के साथ थर्ड फॉर्म है, तो जब भी बी के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो इसका मतलब होता है पैसिव वॉइस है। तो माओइस्ट है, मस्ट बी कंपेल्ड, तो इनको जरूर से मजबूर किया जाना चाहिए, किसके लिए, टू गिव अप, गिव अप मतलब छोड़ना, कि वो छोड़ दें क्या, देयर आर्म्ड स्ट्रगल, अपना सशस्त्र संघर्ष। देयर आ रहा है माओवादियों के लिए, आर्म्ड एडजेक्टिव है, स्ट्रगल नाउन है, देयर पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, अब कई लोग सोचते हैं कि पजेसिव एडजेक्टिव आ गया तो सीधा नाउन क्यों नहीं आया, तो ये नाउन को मॉडिफाई करने के लिए कोई शब्द आ सकता है, लेकिन ये जरूर है कि पजेसिव एडजेक्टिव है तो नाउन तो होगा ही, तो नाउन यहाँ पे है। तो माओवादी जो लोग हैं उनको मजबूर किया ही जाना चाहिए, किसके लिए, कि अपना सशस्त्र संघर्ष वो छोड़ दें, एंड दिस कैन ओनली हैपन, और ये जो चीज है वो घटित हो सकती है, केवल कब हो सकती है, केवल तभी, इफ द ट्राइबल पीपल एंड सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट, कि जो जनजातीय लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, और जो सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट है, ये कौन होते हैं, ये सिटीजन्स के अधिकारों को उठाने वाले लोग हैं। ठीक है, तो ये जो लोग हैं प्रमोटिंग पीस आर, जो ये जो प्रमोट कर रहे हैं पीस को, आर ऑल्सो एम्पावर्ड, अगर इनको भी एम्पावर किया जाएगा, एम्पावर का मतलब किसी को पावर देना, एम्पावर करने का मतलब, ये तो है नाउन, लेकिन जब आपने एम जोड़ा इसमें प्रीफिक्स तो ये हो गया वर्ब। ठीक है, आर दे रखा है, आर एम्पावर्ड, तो अब इनको किया जाए एम्पावर, ये पैसिव का स्ट्रक्चर मानिए इसको। तो कह रहा है कि भाई ये कब हो सकता है, कौन सी चीज, कि इनको मजबूर कर दिया जाए हथियार छोड़ने के लिए। हथियार कब छोड़ेंगे, ये तभी छोड़ सकते हैं जनजातीय लोग, आदिवासी लोग, और जो शांति को बढ़ावा देने वाले सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हैं, ये लोग भी पावर इनको मिले, इनको शक्ति मिले, तब जाके ऐसा पॉसिबल है। द इंडियन गवर्नमेंट शुड नॉट बी सेटिस्फाइड विद, सेटिस्फाइड में विद लगता है, संतुष्ट हैं, किस चीज के साथ संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड विद। ऐसे ही आप चाहें तो प्लीज्ड विद कर सकते हैं, प्लीज्ड विद का मतलब भी खुश होना है, ऐसे ही ग्रेटिफाइड का मतलब भी खुश होना है।
ठीक है। तो ये सब खुश होने के अर्थ में आते हैं, संतुष्ट होना, खुश होना। तो जो भारत सरकार है उसको संतुष्ट नहीं होना चाहिए किस चीज से? मेयर, मेयर का मतलब होता है ओनली। तो भारत सरकार को खुश नहीं होना चाहिए किससे? द मेयर वीकनिंग ऑफ द माओइस्ट इंसर्जेंसी, कि केवल आप इससे खुश हैं कि माओवादी विद्रोह जो है वो कमजोर पड़ चुका है ना, इस चीज से खुश हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड रिड्यूस कमिटमेंट्स, और आप इससे खुश हो गए इससे, और साथ में आपने अपने जो कमिटमेंट्स हैं, जो अपनी प्रतिबद्धताएं हैं, वादे आपने किए थे, किस लिए किए थे? मेड फॉर द डेवलपमेंटल नीड्स, जो विकासात्मक, डेवलपमेंटल एडजेक्टिव है, एल एंडिंग वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं, जो विकासात्मक आवश्यकताएं हैं कुछ जिलों की, उनके लिए जो आपने वादे किए थे उनको अगर आप कम कर दो, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? ये डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कंसर्न हैं, वो जो जिले हैं जो चिंता का विषय हैं इन स्टेट्स, राज्यों में, सच एज, जैसे कि झारखंड जैसा राज्य है ना। एज इट्स चीफ मिनिस्टर हैज एलिज्ड, जैसा कि मुख्यमंत्री ने दावा किया। किसके मुख्यमंत्री ने? इट्स चीफ मिनिस्टर, इट्स किसके? झारखंड की, झारखंड के मुख्यमंत्री ने एलिज किया। एलिज का मतलब क्लेम करना, दावा करना। चीफ मिनिस्टर सब्जेक्ट है, हैज एलिज्ड इसकी वर्ब है। तो कह रहा है भारत सरकार को सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए केवल माओवादी विद्रोह के कमजोर पड़ जाने से। एंड रिड्यूस, अब चूंकि देखो शुड नॉट दे रखा है यहां पे, तो दो काम इसने दिए, एक तो सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, दूसरा इसको रिड्यूस नहीं करना चाहिए अपने वादों को। जो वादे इसने किए थे भारत सरकार ने, किस चीज के वादे किए थे? कि जिन राज्य, मतलब कुछ राज्य हैं झारखंड जैसे, उन राज्यों के अंदर कुछ जिले ऐसे हैं जो चिंता का विषय हैं, ठीक है, वहां पर विकास की आवश्यकता है, उसके लिए आपने कुछ वादे किए थे, उनको भी कम नहीं करना चाहिए। जैसा कि चीफ मिनिस्टर ने दावा किया, इन्होंने कहा कि भारत सरकार जो है अपने पीछे हट रही वादों से। द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट्स मस्ट कंटिन्यू, तो जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकारें हैं, मस्ट कंटिन्यू, इनको जरूर से जरूर कंटिन्यू करना चाहिए। टू लर्न फ्रॉम सक्सेसेस, क्या कंटिन्यू करना चाहिए? लगातार इनको सीखना चाहिए। किससे? सफलताओं से। सफलता कौन सी? जैसे कि सच एज लगाते हो तो उदाहरण दे रहे हो, जैसे कि द एक्सपेंशन ऑफ वेलफेयर एंड राइट्स पैराडाइम्स। पैराडाइम का मतलब होता है उत्कृष्ट उदाहरण, द बेस्ट पॉसिबल एग्जाम्पल्स ऑफ समथिंग। पैराडाइम्स नाउन है, एक्सपेंशन का मतलब विस्तार है। तो उदाहरण मतलब कौन सी सफलताएं? जैसे कि आपने वेलफेयर और राइट्स पैराडाइम्स स्थापित किए हैं, मतलब आपने कल्याणकारी कार्य किए हैं, आपने अधिकारों संबंधी कुछ पैराडाइम्स स्थापित किए हैं। इन लिमिटिंग द मूवमेंट एंड फेलियर्स, इन लिमिटिंग द मूवमेंट, मूवमेंट को लिमिट करने में, जो इनका मूवमेंट है, माओवादियों का मूवमेंट है, इसको लिमिट करने में। एंड फेलियर्स, और फेलियर्स से सीखना चाहिए। दैट हैव लेड टू द कंटिन्यूइंग स्पाइरल ऑफ वायलेंस इन सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट्स, वो फेलियर्स, वो असफलताएं जो परिणाम बनी हैं, जिसका रिजल्ट निकला है किस चीज में? कि लगातार हिंसा बढ़ रही है। स्पाइरल का मतलब तेज गति से बढ़ना। स्पाइरल होता क्या है? ऐसे ही तो होता है स्पाइरल, तो ऐसे सर्पिलाकार तरीके तेज गति से बढ़ना, इसको बोलते हैं स्पाइरल। वायलेंस इन सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, सेलेक्ट एडजेक्टिव है, तो कुछ गिने चुने जिलों के अंदर बहुत तेज गति से हिंसा बढ़ी है, उन असफलताओं से भी सीखना चाहिए। तो फिर समझ लो कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट्स हैं, इनको लगातार सीखना चाहिए सफलताओं से। सफलता किस में मिली है? सफलता मिली है कि इन्होंने माओवादियों का जो मूवमेंट है उसको लिमिट करने में सफलता मिली है। उसको लिमिट करने में इन्होंने कुछ पैराडाइम्स स्थापित किए हैं, इन्होंने वेलफेयर का एक्सपेंशन किया है, ठीक है। साथ में इनको सीखना चाहिए फेलियर्स से, ऐसी असफलताएं जिसके कारण कुछ गिने चुने जिलों के अंदर लगातार वायलेंस बहुत तेज गति से बढ़ी है। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। अब मिलेंगे हम कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।